नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में त्रिदेव को लेकर। जिस तरीके से मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण जो है कार्यकर्ताओं के लिए योजना शुरू की है, जिसमें नाम दिया त्रिदेव। त्रिदेव हर बूथ पर तैनात होंगे, जिसमें महामंत्री और बीएलए और उसके साथ ही उप अध्यक्ष 3 लोग रहेंगे। तीनों लोगों के ऊपर बूथ की कमान की जिम्मेदारी होगी, जो काम करेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कुछ ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं बची है। केवल और केवल इवेंट, प्रोपोगेंडा और प्रपंच रह गए हैं। केवल भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है। भ्रष्टाचार करने के लिए कार्यकर्ताओं को कार्ड दिए जा रहे हैं, ताकि अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमकाकर अत्यधिक भ्रष्टाचार किया जा सके। प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश में भाजपा राज में केवल और केवल जंगल राज और भ्रष्टाचार राज है। ये प्रपंच अब काम नहीं आने वाले हैं। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आना तय है। इसी प्रकार से संपदा के बारे में हमने जो कहा है कि सम्मान, पहचान और दायित्व, यानी सम्मान हमारा रेस्पेक्ट हमारे कार्यकर्ता को, पहचान उसका रिकॉग्निशन हो, और तीसरा दायित्व उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 3 प्रकार के इस दिशा में संपदा को, सम्मान, पहचान और दायित्व, इस दिशा में हम लोगों को संपदा कार्ड, स्मार्ट कार्ड देने का प्रयास करेंगे, जिससे कभी भी अगर लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, लगता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से वो संवाद कहीं पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बड़ा अभियान हम लिया है कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनकी भावना के अनुरूप, उनके काम के अनुरूप अपने कार्यकर्ता को सम्मान और उसकी पहचान बने, और दायित्व के प्रति जिम्मेदार, जिसको हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, इस दिशा में उसकी भूमिका बने और प्रत्येक बूथ सक्षम बने। केवल चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव तो जीतना है, लेकिन चुनाव हर बूथ पर 51% वोट शेयर कैसे होगा, ये हमारा आगामी लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम बूथ पर करने की जरूरत है, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनत के साथ लगे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2023 को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसको लेकर लगातार जो बूथ का जो प्रभारी होगा, अध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, उसको एक संपदा स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन तरीके से काम कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष से लेकर पीएम तक उसमें शामिल होंगे, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे वी.डी. शर्मा जी ने कहा। इस पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। बीजेपी से विकास बंदरिया जी। विकास जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, स्वागत है आपका। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे विकास जी आपसे। जिस तरीके से वी.डी. शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की आज शुरुआत की है, त्रिदेव जिसका नाम दिया है, और संपदा स्मार्ट कार्ड मिलेंगे, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, और 51% वोट बढ़ाने की बात भी वी.डी. शर्मा जी ने कही है। जी देखिए देश भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, बूथ विस्तार अभियान। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो हमारे संगठन के एक प्रमुख रचयिता रहे, उन्होंने जो संगठन के बारे में सोचा था कि किस तरह से एक राजनीतिक दल का बूथ इकाई तक सक्षम होनी चाहिए, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में अपने संगठन को उकेरने का प्रयास कर रही है। हमारे इस बूथ विस्तारक अभियान में हम बूथ की इकाई का डिजिटल और पेपर रिकॉर्ड दोनों बना रहे हैं। पन्ना प्रभारी तय कर रहे हैं, जो तय हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी हो, बूथ के बारे में अन्य जानकारियां, कैसे उस बूथ में कौन लोग प्रभावी लोग रहते हैं, की वोटर्स कौन से हैं, कौन कौन से वर्गों के लोग रहते हैं, वे सामाजिक वर्ग हैं, आर्थिक वर्ग हैं, व्यवसायिक वर्ग हैं आदि। तो इसमें तय ये किया गया है कि जो हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का महामंत्री होता है, जो कि की प्लेयर होता है वो, एवं बूथ का जो हमारा बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट जो होता है पार्टी का, वो उनको एक चूंकि हम डिजिटल रिकॉर्ड सबका तैयार कर रहे हैं, तो हमारी सक्षमता बढ़ जाएगी कि हम उन्हें एक डिजिटल नंबर दे सकें, उन्हें एक डिजिटल कार्ड या पेपर कार्ड प्रोवाइड कर सकें,
जिससे कि उस कार्यकर्ता में एक अपने प्रति पार्टी द्वारा जताए गए सम्मान का बोध आएगा, उसका वो पहचान पत्र भी रहेगा, और तो और आप यूं कहेंगे कि ये उसे एक दायित्व का बोध कराएगा। यही बात श्री वीडी शर्मा जी बता रहे थे, और इसका बड़ा महत्व है। देखिए, हर कार्यकर्ता का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो गया तो पार्टी में किसी भी वक्त कोई भी पदाधिकारी उस कार्यकर्ता से संपर्क कर सकता है, संवाद कर सकता है। एक संगठन को एक उच्च पद पे आसीन पदाधिकारी और एक मैदानी कार्यकर्ता के बीच में जब इस प्रकार के संवाद की प्रणाली विकसित हो जाती है तो संगठन को मजबूती प्रदान करता है। हमारी पार्टी का मकसद ही है कि संगठन में संवाद बढ़ जाए, संगठन में काम करने का समर्पण बढ़ जाए, कार्यकर्ता का सम्मान होना और बढ़ जाए, उसे बोध होने लग जाए अपने दायित्व का। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी संगठन में, वो व्यवसायिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, ये बातें होना हम सब अपेक्षित रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 1 करोड़ कार्यकर्ता जो कि मध्य प्रदेश में, उनके बीच में ये बात जो भी हमारे कार्यकर्ता उनके बीच में कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो कांग्रेस को भी हमारा एक उदाहरण अपने आप में खड़ा करते हुए काम करना चाहिए, लेकिन वो आलोचना में लगे हुए हैं। मुझे बड़ा हैरत है, मैं बड़ा ही हतप्रभ हूं कि इस तरह से कांग्रेस के पार्टी के द्वारा बयान कैसे आ रहे हैं। ठीक बात है योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को कहा देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। अब देवतुल्य कार्यकर्ता त्रिदेव नाम दिया गया है, क्या ये फॉर्मूला सफल होगा और कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? देखिए हृदय जी, निवेदन है, समय मुझे भी इतना ही मिले जितना आपने विकास जी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कसावट ये उनकी अंतर पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी इस पर किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इसलिए नहीं करती कि कांग्रेस पार्टी का आरोप वहां है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते करते आज भारतीय जनता पार्टी को डिजिटल स्वरूप में बदलने की कवायद रख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह है। जब से माननीय सिंधिया जी और उनके समर्थकों का बीजेपी में आगमन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में अंतर विरोध स्पष्ट रूप से उजागर हुआ, एक नहीं कई मोर्चों पर कई बार। तो कार्यकर्ता और बूथ विस्तारकों के ऊपर सतत निगरानी की आवश्यकता महसूस हुई है। देखिए, ये मैं स्पष्ट कर दूं हृदय जी कि ये कुशाभाऊ, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ना ही ये अटल जी की भारतीय जनता पार्टी, ना ही ये अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से बदलाव वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी के यूथ को मजबूत करने की बजाय मध्य प्रदेश के यूथ को मजबूत किया जाता कि पिछले 17 साल से प्रदेश के मुखिया शिवराज जी और हमारा युवा आज बेरोजगार है, बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर। बेहतर होता हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाता तो कोविड कुप्रबंधन के कारण 1,70,000 से ज्यादा मौतें नहीं हुई होती। बेहतर होता सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ अपने फंड का विकास करती, ना अपने कार्यकर्ताओं का, ना पदाधिकारी का, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का और नीचे तबके के मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मरने वाले लोगों को रोजगार के संसाधन मुहैया कराती। बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी ये बूथ विस्तारक योजना की जगह कैसे हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं मध्य प्रदेश की, 17 साल बाद भी आज बिजली, पानी, सड़क, इनकी समस्याएं प्रदेशवासी उसको भुगत रहा है। आज बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद का संकट है, लट्ठम लाट हो रही है, संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, बजट का प्रावधान नहीं है। तो किसानों की जो कर्ज माफी माननीय कमलनाथ जी ने करी थी, 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था, उनका बिजली का बिल हाफ किया था। अभी आगामी बजट 2022-23 की चर्चा शिवराज जी कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की कर्ज माफी की योजना की बजट की राशि आगामी बजट सत्र में शामिल की जाए। बड़ा परेशान है आज हमारा किसान, बड़ा बेहाल है। तो देखिए, चुनावी बोर्ड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होता है
ये इनके सत्ता पर कैसे काबिज बने, उसी की कवायद में हमेशा इनके मुख्यमंत्री, माननीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सब लोग लगे रहते हैं। प्रदेशवासियों की जो समस्याएं उनका निराकरण करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी फंड का विकास, अपने पदाधिकारियों का विकास कैसे हो, इसी की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगातार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है कि अगर आप अपने बूथ विस्तारकों के माध्यम से बजाय जनता को महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों से राहत देने के काली बूथ विस्तारकों के माध्यम से अगर आप 2023 का सपना देख रहे हैं, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन स्वप्न के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन वही सवाल ये है कि ये त्रिदेव का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरीके से मुकाबला करेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी वो पिछड़ी हुई है आईटी में देखा जाए खास करके। तो देखिए हृदय जी, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 2018 विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 53 से 114 सीट दी, काफी बड़ा अंतर था। जनादेश कांग्रेस को मिला था, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। 2 साल का समय हो गया कि लोकतंत्र का जनादेश का अपहरण किया और ये और वो, उसमें नहीं जाऊंगा। मगर कांग्रेस पार्टी ने सतत जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, सड़क से लेकर जेल तक और विधानसभा के सदन पटल तक संघर्ष किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश की जनता ने ये एहसास किया कि नहीं, शिवराज जी को एक लंबा कार्यकाल हो गया है और मध्य प्रदेश की समस्या यथावत है। हमारा युवा आज भी बेरोजगार है, हमारा किसान आज भी मर रहा है, हमारे बच्चे आज भी कुपोषित है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आज भी लचर है। तो ये तमाम समस्या यथावत बनी हुई है शिवराज जी। हाँ, एक बात जरूर बढ़ोतरी हुई है कि जो 25,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश पर था 2003 में, वो आज बढ़कर 2,85,000 करोड़ हो। तो ये शिवराज जी की उपलब्धियां हैं। इन्होंने किसका विकास किया? प्रदेशवासी आज परेशान है, हैरान है। हर मोर्चे पर शिवराज सरकार विफल नजर आ रही है, चाहे कोविड कुप्रबंधन हो या कुछ भी हो। ये लोग अपने संगठन के विस्तार में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, भली भांति समझ रही है। और आपने कांग्रेस के संगठन को लेकर प्रश्न पूछा हृदय जी, तो हर घर घर जोड़ो अभियान के तरह जन जागरण अभियान हमारा पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है और आगे 2023 तक ये जारी रहेगा। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी, संगठनात्मक फेरबदल हो रहा है, बूथ मंडलम सेक्टर सब हमारा तैयार है। तो हम पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से मिशन 2023 में शिवराज जी को पराजय का स्वाद चखाएंगे। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से आपने सुना होगा वीडी शर्मा जी को कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ स्तर पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि त्रिदेव एक नाम दिया है कार्यकर्ताओं को। क्या सोचना है आपका? बिल्कुल हृदय जी, देखिए राजनीति में आप एक चीज मान के चलिए कि दो विषय होते हैं। एक तो क्या होता है कि कोई भी चुनाव हम जीतते हैं, जब अगर हम मिशन 2023 की बात करें तो जब भी हमको चुनाव के मैदान में होते हैं तो हमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो हमें विषय चाहिए होते हैं, मुद्दे जिनको कहते हैं। दूसरा संगठन का होना बहुत जरूरी है। बिना फौज के भी आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो आज जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन के मामले में आज ही बीजेपी से काफी पीछे। मुद्दे सामने हैं लेकिन विपक्ष के तौर पे वो मुद्दे भी शायद कांग्रेस को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे जितनी उनको पास मौका है। लोगों में असंतोष भी है, महंगाई भी है, लेकिन कांग्रेस जो उनके बयानबाजी करते हैं, जो उनके नेता बयानबाजी करते हैं, जो उनके क्रियाकलाप है, वो कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे, उनकी मानसिकता को समझ नहीं पा रहे। शायद यही वजह है कि उनके साथ चलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब दूसरी बात संगठन की बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार चलने वाली पार्टी है। संगठन को लेकर खासकर आप देखिए पूरे 5 साल या लगातार संगठन में कार्यक्रम करती रहती है। अब अगर कांग्रेस का हम उसकी तुलना में करेंगे तो शायद हमारे कांग्रेस के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लान अपने कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं है। खासकर जमीनी स्तर के बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचे, अभी भी कांग्रेस उससे कोसों दूर है। वो सिर्फ मुद्दों के इंतजार में है और सरकार बदलने के इंतजार में है।
निश्चित तौर पे जब संगठन सत्ता में होता है, कोई भी संगठन सत्ता में होते हैं, दल सत्ता में होता है, तो उनके पास थोड़ा सा संसाधन जुटाने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी आप संगठन को लेकर हमेशा से गंभीर दिखाई देती है। और बूथ प्रोग्राम हो या व्यक्ति से मिलने का कार्यक्रम उनका हो, या इनके पीछे जो संघ का एक कार्यक्रम चलते हैं लोगों से मिलने का, तो ये कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत बनाते हैं, आम आदमी तक पहुंच बनाते हैं। देखिए, आपका संदेश जब जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचेगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, या समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी विचारधारा को समझना थोड़ा मुश्किल है। यदि हम विरोध भी करते हैं, तो जब तक हम पहुंचा नहीं पा रहे अपने विरोध को, हम भारतीय जनता पार्टी के, यदि हम विपक्ष के तौर पे एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हमारी असफलता ही मानी जाती है। इसलिए चुनाव में सिर्फ मुद्दों का होना जरूरी नहीं, संगठन का होना भी जरूरी है, ताकि हर एक बूथ स्तर पर जो सबसे छोटी इकाई है, वहां पर भी आपकी उपस्थिति दर्ज हो, जो कि अभी भी कांग्रेस इस मामले में काफी पीछे है। तो आलोचना करना अलग बात है, लेकिन एक जो संघ का सिद्धांत है, चरवेती, तो वो लगातार चलते हैं, सतत चलते हैं। यही कारण है कि इतने सालों में आज देश भर में आज पार्टी की सरकारें हैं और एक बड़ा संगठन है दुनिया में। ठीक बात है। विकास जी, चरवेती का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है और चल भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्ग है, वरिष्ठ नेताओं का जो एक समूह है जिसको कहेंगे हम, वो कहेंगे वंचित है, उनको तवज्जो पार्टी में नहीं मिल रहा, उनको आगे आप नहीं बढ़ा रहे, तो कहेंगे नाराजगी जो है तो इसमें आपको भारी पड़ सकती है। नहीं देखिए, ये एकदम खंडन योग्य बात है जो कांग्रेस के द्वारा रखी जाती है और मीडिया प्रभावित होकर कई बार उसका दोहराव करता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जिन्होंने संगठन को गढ़ा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं, सबका पूरी तवज्जो दी जाती है। हर जगह पे उनकी योग्यता अनुरूप उन्हें दायित्व भी दिया जाता है और वो अधिकार के साथ में पार्टी का कार्य भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा कोई टकराव कभी भारतीय जनता पार्टी में आया नहीं। ये टकराव तो कांग्रेस में आते रहते हैं, जहां पे लोग संघर्ष करते रहते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री से कहता है कि भाई मुझसे पूछ के मिलना चाहिए था, आपको शिवराज जी से मिलने का समय लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को, हर नेता को काम करने का पूरा अवसर मिलता है और दिया भी जाता है। जहां तक पंकज भाई ने बात की, ये बात सही है कि हम हमारे संगठन को धारदार बनाने का, मजबूत बनाने का सदा प्रयास करते हैं, जिसका मुकाबला मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल नहीं। वो अपने संगठन के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति इतना चिंतन ही नहीं करता है। कांग्रेस में क्या चिंतन है कार्यकर्ता के लिए, क्या चिंतन है संगठन के लिए? वहां तो गुटों के लिए चिंतन होता है, अपने अपने गुट में अपने गुट चिंता कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कांग्रेस खुद भी कहती है, कांग्रेस के प्रवक्ता तो खुद भी कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे एक फितरत है काम करने की, हमारे नेताओं के तहत आसपास उनके लोग जमा होते हैं और उन नेताओं से मिल के एक कांग्रेस का कुतबा तैयार होता है। और जहां पे योगेश जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर, मैं सरासर उनका खंडन करता हूँ। महंगाई आप देख लीजिए 2012 में क्या थी देश में और आज क्या महंगाई दर है। आज 6 के लगभग है, उस वक्त 11-12% हुआ करती थी। आप बात कर रहे हैं अगर मध्य प्रदेश के बजट की, तो मध्य प्रदेश का बजट आज 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का है योगेश जी। जब दिग्विजय सिंह जी, मतलब मैं 2018 की तो बात ही नहीं करूंगा, जब कमलनाथ जी बने थे 2019 में, तो कोई कायदे का बजट ही नहीं रख पाए। और क्यों साहब, आप ये भूल गए कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी 15 महीने रहे और 15,000 से कहीं ज्यादा 25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया उन्होंने सरकार चलाने के लिए। ये बात को योगेश जी क्यों भूल जाते हैं कि 15 महीने में 25,000 कर्जा लेना पड़ा कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी ने कोई जनता के हित के काम नहीं किए। तब तो उनके विधायक उनको छोड़ के निकल गए, इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े और जीत के वापस विधानसभा में आसीन हुए।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस वक्त में संगठन की तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं तब जबरिया तर्कहीन आरोपों में अपना समय नहीं खपाना चाहिए। जवाब ले लीजिए। ठीक है योगेश जी, जवाब दीजिए। कुछ जिस तरीके से कमलनाथ जी का वर्क ऑफ नेचर है सब जानते हैं, शायद यही वजह है कि आपकी पार्टी के विधायक मंत्री इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। अब तो दिग्विजय सिंह जी को भी वो कह रहे हैं और सड़क पर भी लड़ाई देखी है दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की। विकास जी आ गई आपकी बात, अब जवाब ले लीजिए जी। इस बात पे जवाब दीजिएगा। कमलनाथ जी ने जो आपत्ति प्रकट करी है दिग्विजय सिंह जी के समक्ष, हो गई आपकी बात, जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। इसी बात पे दीजिएगा पहले तो। हाँ, देखिए माननीय कमलनाथ जी का जो 15 माह का कार्यकाल था वो शिवराज जी के बनाम 15 साल बहुत भारी था। मध्य प्रदेश में युद्ध पर शुद्ध, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, किसानों की कर्ज माफी, उनके बिजली के बिल हाफ, विवाह कन्या योजना राशि, विधवा पेंशन डबल की गई, युवा स्वाभिमान रोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबन बनाया गया, 70,000 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में निवेश आया, सिंगल विंडो डील के माध्यम से सभी बिचौलियों को हटाते हुए कमलनाथ जी के शासन में अपराधों पर भारी नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं 2019 और अभी पुनः 20-21 के देख लो आप उठा के। कुपोषण में नंबर 1 शिवराज जी हैं, आत्महत्या के मामले में नंबर 1 शिवराज जी हैं, आदिवासी बच्चियों पर बलात्कार के मामले सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हुए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो कमलनाथ जी जो अपना काम किए हैं उसको मध्य प्रदेश की जनता ने अप्रिशिएट किया है। मैं आता हूँ माननीय पंकज जी की बात पर। पंकज जी की बात देखिए, राजा महाराजा अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते अगर बिक जाएं, दीन ईमान बेच दें, जिनका खानदानी इतिहास रहा है गद्दारी का, तो कोई क्या कर सकता है। आज उनके कारण ग्वालियर चंबल संभाग में कितना असंतोष है आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, चाहे वो जयभान सिंह पवैया को ले ले या केपी यादव जी को ले ले या प्रभात झा जी को ले ले या बुंदेलखंड में उमाश्री भारती जी को ले ले, जिनके शराबबंदी के बयान पर गोपाल भार्गव टिप्पणी करते हैं कि ये तो हास प्रयास की बात है। अंतर विरोध से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसी पर निगरानी रखने की ये कवायद है डिजिटलाइजेशन। खैर ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं आदरणीय पंकज जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया, तो आप थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर लीजिए। हमारे जो पूर्व प्रदेश प्रभारी थे माननीय दीपक बावरिया जी, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी के साथ एक समन्वय शुरू हुआ था बूथ मंडलम सेक्टर गठन का। उसके बाद 1 मई 2018 को कमलनाथ जी आए, उन्होंने पुनः उसको और बेहतर ढंग से उस संगठन को मजबूत करने के लिए यथासंभव जो प्रयास हो सकते थे वो किए हैं। वो सतत प्रक्रिया आज भी जारी है। इसी के चलते हम 2018 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाए थे। जनता के लिए संघर्ष हम पिछले 15 साल से कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन योगेश जी सवाल तो वही है ना कि जिनके नेतृत्व में, जिनके सहारे आपने जीत हासिल की थी, अरुण यादव जी हों, अजय सिंह जी हों, अब तमाम लोग हाशिए पर हैं अभी। देखिए कोई भी हाशिए पर नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है। इन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का उदाहरण दिया, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का हाल ही में धरने के ऊपर। देखने का नजरिया है साहब, 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक बात पर सहमत हुए, किसानों के साथ धरने पर बैठे, शिवराज जी को समय के लिए विवश किया, साथ में किसान प्रतिनिधि मंडल को लेकर मिलने गए और उनकी समस्याओं का समाधान करवाया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब आप उसको किसी और नजरिए से देख सकते हैं, आपका नजरिया अलग हो सकता है, मगर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं में तालमेल है। इसी के चलते हम जीतते 2023 में पुनः ये पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। ठीक बात है। पंकज जी, जिस तरीके से योगेश जी ने कहा कि महाराज पे भी टिप्पणी की है, पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी माफ करो महाराज, फिर बाद में कहा स्वागत है महाराज। जी
देखिए हृदय जी, संगठन के मामले में देखिए दोनों जगह ये नहीं कहता मैं कि बीजेपी में कमजोरियां नहीं है। देखिए जब संगठन का विस्तार होता है, जब बहुत बड़ा संगठन हो जाता है, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि फिर असंतोष होना बहुत आसान चीज है, क्योंकि जब बहुत सारे एक सीट के दावेदार हो जाते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक लंबे समय से सरकार है प्रदेश में, उसके कारण क्या हुआ कि बहुत बार विधायक बहुत सीनियर वरिष्ठ हो चुके हैं, तो हर पद की एक अपनी लड़ाई है। चाहे आप देखिए मंत्री पद के लिए हो, चाहे निगम अध्यक्ष पद के लिए हो, मंडल अध्यक्ष के लिए, मतलब क्या है, जो जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो दावेदार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर ऊपर से जब ये एक नया घटनाक्रम जो 2000 अभी घटा है सरकार में, जो ये बाहर से लोग आए, तो अब भारतीय जनता पार्टी को कितना स्वीकार किया, अभी इस पे भी सवाल उठते हैं, लगातार उठ रहे हैं। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, ये सिंधिया जी के साथ है। तो ये एक विषय है जो अभी संगठन के स्तर पर काफी मुश्किल भरा है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा योगेश जी ने कहा, कि वो भी आसान नहीं है। अब चंबल, जैसे कि हम बार बार अपने डिबेट में चर्चा करते रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के सुर कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत है वो एक बड़े लेवल पे है। आपको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत है वो बड़े लेवल पे है, लेकिन जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जिनको जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, या कह दीजिए नए लोग जोड़ने की जो प्रक्रिया चलती है, वो कहीं ना कहीं संगठन को थोड़ा मजबूत बनाता है। देखिए ऊपर नेता तो लड़ते हैं कुर्सी के लिए, लेकिन कार्यकर्ता जुड़ता है पार्टी के साथ। तो जब पार्टी के साथ जो लोग खड़े हैं और पार्टी बनती है कार्यकर्ताओं से, जो शायद दोनों दल सहमत होंगे इस बात से, तो जब कार्यकर्ता आपको अपना बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको उनको अपने साथ जोड़ने के लगातार प्रयास करने होंगे, और उनको लगातार ये बताना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो समाज के हित में है, और आगे हम जो कर रहे हैं प्रदेश के हित में है, हमारी पार्टी के हित में है। तो हम कहीं ना कहीं संदेश नहीं पहुंचा पाते। 18 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल भी जो है, अगर आप देखेंगे तो 15 महीने का, तो आप ये देखें कि कांग्रेस की भी बहुत बड़ी कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है जो कांग्रेस इसको कह सके। इतने सारे, आज मैं एक बार फिर दावा कर रहा हूं, अपने दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, कि अपनी सरकार में कांग्रेस ने उन मुद्दों को भी नहीं उठाया जिन्होंने विपक्ष में रहते विधानसभा में उठाए थे। उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली कांग्रेस की तरफ से। तो अभी ये एक दोनों तरफ दिक्कत है, लेकिन बात संगठन की है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ संगठन दोनों को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है पंकज जी, समय का अभाव है, समय ज़्यादा नहीं तक आगे चर्चा बढ़ाई जाए। तो पंकज जी, विकास जी और योगेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, चर्चा में जुड़े आप लोग। तो बात चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तार की योजना की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को लेकर अपने काम तेज कर दिए हैं। आखिर परिणाम किसी पक्ष में होंगे, ऊंट किस तरफ बैठता है, इस वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।